सामने से ऐसे करंट जा रहा है और पीछे से करंट निकल रहा है, ठीक है। 3 डिफरेंट क्वेश्चन है, तुमको रेजिस्टेंस बताना है। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर कंडक्टर तो एक ही है क्यूबॉइड, तो रेजिस्टेंस तो आपका वही होना चाहिए। नहीं, तीनों में रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, यही तो सिखाना है। तीनों में रेजिस्टेंस अलग होगा। पहले तुमको लेंथ बताना पड़ेगा हर केस में, फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बताना पड़ेगा, और फिर रेजिस्टेंस होता है रॉ L/A, और रॉ दिया हुआ है कि इसका रेजिस्टिविटी रो है, ठीक है। तो क्या 4 चीज दिया होता है, ए लेंथ A, ब्रेथ B, हाइट C, रेजिस्टिविटी रो। और तुमको बताना था टर्मिनल पहला, दूसरा, तीसरा। पहले AB के थ्रू रेजिस्टेंस, फिर CD के थ्रू, फिर XY के थ्रू, ठीक। अब तुम हमको बताना, फॉर्मूला सब जानता है रेजिस्टेंस का, रॉ L/A। तुम बताओ, जब इधर से करंट ऐसे, ये A है, ये B है, ये C है, इधर से ऐसे करंट आ रहा है, तो जब करंट इधर से आएगा तो यही ना फेस एरिया होगा जो करंट को दिखेगा। करंट ऐसे आ रहा है तो यही ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इधर वाला। तो जब करंट इधर से आ रहा है तो ये पूरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा ये वाला। और यहां से यहां जब करंट चला तो कितना चला, लेंथ A, लेंथ कितना चला A। चलो लेंथ चला तुम्हारा A, समझ गए होगे, लेंथ A चला, यहां से यहां लेंथ कितना चला A। और जो करंट को एरिया दिखा, फेस एरिया दिखा, उसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो AB इंटू C, BC। तो यहाँ रेजिस्टेंस हो जाएगा, पुट करो L का और A का वैल्यू पुट करो, तो रॉ A बाई BC, आंसर हो गया। फिर बताओ, जब करंट ऊपर से आ रहा है और फिर नीचे से निकल जा रहा है तो कितना लंबाई चला, लेंथ क्या होगा, तो लेंथ तो यही ना होगा, यही ना लेंथ होगा। ये यहाँ से करंट ऐसे आया, फिर यहाँ से निकला, तो लेंथ तो ये होगा, जितना करंट कंडक्टर में लेंथ चला, तो लेंथ इस बार कितना हो जाएगा, ये कितना है C। और जब करंट ऊपर से आए तो जो उसको एरिया दिखा, कंडक्टर का फेस एरिया, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसको दिखा, तो ये तुम्हारा क्या चीज था, ये हो गया तुम्हारा A, और ये हो गया तुम्हारा क्या था, ये B, AB। ऐसे ही पता चल रहा है, C छूट गया तो A और B बचा, तो रॉ C बाई AB। और लास्ट जब इधर से करंट आ रहा है और इधर से निकल रहा है तो कितना लेंथ चला भाई, तो B, यही ना ब्रेथ हो गया B। और यहाँ से आ रहा है तो यही फेस दिख रहा है, तो इसका A और C, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा, AC। तो यहाँ पे हो जाएगा रॉ B बाई AC। देख लेना, सब सही दिखा है। तो ये बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब कोई बच्चा बोलेगा ओ अगर टर्मिनल यहाँ हो गया, यहाँ से घुसा, यहाँ से निकला तो अलग रेजिस्टेंस, अगर करंट यहाँ से घुसता और यहाँ से निकलता तो अलग रेजिस्टेंस, करंट यहाँ से इस कॉर्नर से, डायगोनल के इस एंड से, इस कॉर्नर से घुसता और इस कॉर्नर से निकलता तो अलग रेजिस्टेंस। ओ माय गॉड, इसका मतलब क्या हो गया कि टर्मिनल अगर चेंज होगा तो आज याद कर लो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। मतलब इस एक क्यूबॉइडल कंडक्टर का एक ही रेजिस्टेंस नहीं होगा, वो टर्मिनल पे भी डिपेंड करेगा कि करंट किस एंड से घुस रहा है और किस एंड से निकल रहा है। ये अभी काम आएगा कुछ दिन के बाद जब हम लोग क्यूबॉइड वाला सवाल लेंगे। आज तुमको दिमाग में डाल दिए कि अगर हम बोले इस क्यूबॉइड कंडक्टर का रेजिस्टेंस बताओ, तो नहीं तुम बता सकते हो। तुम पहले पूछोगे आप टर्मिनल बताइए कि करंट किधर से घुस रहा है किधर से निकल रहा है। आमतौर पे आज के पहले क्या करते थे हम लोग, बस वायर के बारे में सोचते थे, कैसा हम लोग ऐसे लगा देते थे, तो इसमें हम लोग कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते थे। सीधे रेजिस्टेंस होता है रॉ L/A, लेंथ L हो गया, एरिया A हो गया, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, सब में यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्या कि तुम देखोगे ये यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो चलो नोट करो, पहले इस कॉन्सेप्ट को नोट करो। अब किसको किसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है अभी पता चल जाएगा, पहले इसको नोट करो। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था कि फाइंड रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस थ्रू समझ गया ना, टर्मिनल अलग अलग टर्मिनल है तो अलग अलग रेजिस्टेंस है। 3 अलग अलग क्वेश्चन था। चलो वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट कि टर्मिनल अलग हो गया तो रेजिस्टेंस भी अलग हो गया।
चलिए अब देखिए, सुनिए, एक क्वेश्चन देते हैं, जो बना देगा व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करके बताएगा कि हमसे बन गया था। चलिए कोशिश करिएगा आप लोग। क्वेश्चन वही है, फाइंड रेजिस्टेंस, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है, सबको बनाना है अभी। अब एक हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, ध्यान देना, ये कैविटी पार्ट है, एम्प्टी पार्ट, खोखला पार्ट, और ये होगा आपका मटेरियल वाला पार्ट, हॉलो सिलेंडर। ठीक, मतलब कि ये मटेरियल है, ये आपका पूरा मटेरियल है, चलो, और बीच में एम्प्टी है, खोखला है। 3D में सोचो, 3D में अपने आंख बंद करके सोचो, एक हॉलो सिलेंडर है, तो उसका पूरा मटेरियल का पार्ट है और बीच में हॉलो है। ठीक, अब यहाँ पे हॉलो सिलेंडर है, इसका हम लेंथ दे देते हैं L, लेंथ L दे दिए, और इनर रेडियस, ये एक्सिस होगा, ये इनर रेडियस है R1, ठीक है, एक्सिस से बताओ, और ये आउटर रेडियस है R2। समझ गया ना, इनर रेडियस, इनसाइड रेडियस, आउटसाइड रेडियस, तो R1 और R2 उसका रेडियस होगा। सेंटर यही ना होगा बाबू, सेंटर लाइन, यही बस एक्सिस होगा, सेंटर लाइन होगा, तो रेडियस तो समझ में ही रहा होगा। एक सर्कल यहाँ बन रहा है, एक सर्कल बड़ा बन रहा है, और मटेरियल R1 और R2 के बीच में है। अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं। अब मान लो कि यहाँ पे एक टर्मिनल दे दे ऐसे X, और यहाँ पे एक टर्मिनल दे दे Y, कहीं भी, ताकि बीच में तो खोखला है भाई, एम्प्टी है। अब तुम बताओ रेजिस्टेंस क्या होगा। तो आप सब जानता है रेजिस्टेंस क्या होता है, R बराबर रॉ L बाई ए। तुम L और A को, रॉ तो अपने जगह पे रहेगा, रॉ दिया हुआ है भाई, तो क्या दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है रेडियस, R2 दिया हुआ है इनर रेडियस, आउटर रेडियस, रेजिस्टिविटी रो दिया हुआ है, लेंथ L दिया हुआ है। जल्दी से तुम लोग रेजिस्टेंस लिखो, वीडियो पॉज करो, रेजिस्टेंस लिखो जल्दी। जो रेजिस्टेंस लिख देगा हमको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्म करेगा कि सर हम सिलेंडर वाला में रेजिस्टेंस लिख दिए थे, सब हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेगा। जो बच्चा सही आंसर देगा कि यहाँ से करंट एंटर किया और यहाँ से करंट निकल गया, उतना ही करंट, तो जब यहाँ आया होगा तो पूरा मटेरियल में करंट फ्लो करके फिर ऐसे निकल गया होगा। एक्स और वाई के बीच में बैटरी सोचो मन में है। चलो जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। देखते हैं जो बच्चा, ये सब कम से कम सबको लिखना है भाई, जितना भी बच्चा पढ़ रहा है उस सबको लिखना चाहिए सही आंसर। अब रॉ तो सही है, अब लेंथ L ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब करंट यहाँ घुसा, यहाँ से निकला, तो कितना लेंथ चला, तो लेंथ तो L ही चला। लेकिन कहानी में ट्विस्ट, एरिया। अब बताओ एरिया किसका होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बीच में तो एम्प्टी है, तो अगर हम पूरा एरिया पूछे तो क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर। जैसे अगर एक ऐसे यहाँ से सामने से दिखाते हैं, इसी को सामने से दिखाते हैं, जैसे ऐसे है, ये तो अभी ऐसे है ना, लेकिन मान लो यहाँ सामने से दिखाते हैं, तो सामने से ये पूरा आपका रेडियस है R2, और इसी में एक ऐसे है, इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर। तो पूरा का एरिया है पाई R2 स्क्वायर। ये अंदर वाला का एरिया, अब हमको क्या चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये एम्प्टी है, सिर्फ हमको इतना एरिया चाहिए। तो हम अगर पूरे के एरिया में से इस एरिया को घटा दें तो ये वाला हम लोग को एरिया पता चल जाएगा, मिडिल वाला, ये वाला मटेरियल वाला एरिया। तो हम लोग का यही ना एरिया, हम लोग को ए चाहिए, मटेरियल का एरिया। तो पाई कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो गया, R1 स्क्वायर। तो यहाँ पे ए की जगह होगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा रॉ L बाई ए में। ठीक है, अब जो बच्चा लिख दिया होगा सही आंसर, हमको भाई इन्फॉर्म करेगा कि सर हम लिख दिए थे। अब देखो बोर्ड के लिए आज के लिए जितना लेक्चर दिए काफ़ी है। अब 2 क्वेश्चन हम कंपटीशन का लेने जा रहे हैं आज, बाकी थ्योरी नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, इसको भी पहले नोट करो। अब 2 क्वेश्चन हम कंपटीशन के लिए लेने जा रहे हैं। बोर्ड लेवल के लिए आज इतना काफ़ी था, बोर्ड लेवल में इतना ही आता है, या तो पीछे वाला क्वेश्चन आएगा या तो ये आएगा सिंपल रेजिस्टेंस का। अब थोड़ा कंपटीशन का बात करते हैं, चलो इसको नोट करो जल्दी। यूनिफॉर्म एरिया था, ठीक है। चलो यहाँ पे क्वेश्चन बताते हैं। पहले देखो क्वेश्चन क्या है, फिर से फाइंड एरिया, फाइंड रेजिस्टेंस। अब देखो कंपटीशन के लिए थोड़ा सवाल देते हैं जो इंटीग्रेशन से बनेगा। और क्यों बनेगा इंटीग्रेशन से, तुम सोचना,
अब जैसे क्वेश्चन है कि स्फीयर है, हॉलो स्फीयर ऐसे, अब मन में 3D में सोचो हॉलो स्फीयर, ठीक है, और इसका भी इनर ई सेंटर वो हो गया, ई खाली इलाका है, ई पूरा इस मटेरियल है, ई पूरा मटेरियल है, ठीक है। तो क्या है भाई, हॉलो स्फीयर। चलिए कंपटीशन के लिए अब देखिए, और इसका रेडियस है r1, देख लो, इनर रेडियस है r1 और आउटर रेडियस है r2, रेजिस्टिविटी है रो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। क्वेश्चन में एक बात और बताना पड़ेगा कि यहाँ से टर्मिनल है, यहाँ से x और यहाँ से y, यहाँ से करंट घुसेगा और यहाँ से करंट निकलेगा, मतलब इनर जो स्फीयर सरफेस तुमको दिख रहा है वहाँ से करंट जा रहा है और आउटर सरफेस से करंट निकल रहा है किसी टर्मिनल से। x और y देख लो भाई, टर्मिनल सबसे पहले देखो, टर्मिनल, नहीं तो सोच ही नहीं पाओगे कि करंट घुस कहाँ से रहा है, निकल कहाँ से रहा है। तो x और y कहाँ दिए देख लो, कहाँ से करंट एंटर कर रहा है और कहाँ से उतना ही करंट लीव कर रहा है। अब अगर हम पूछे कि लिख दो रेजिस्टेंस, लिख दो इस कंडक्टर का, इस हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर का, इस हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर का रेजिस्टेंस लिख दो। अब देखो दिक्कत क्या है, देखो पीछे वाला जो दोनों क्वेश्चन लिए थे ना, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म था, इसमें नॉन यूनिफॉर्म है। देखो कैसे, जैसे कि पहले एकदम आराम समझो क्यों ये कंपटीशन हो गया, इसमें डायरेक्ट अब नहीं लिखा पाएगा, थोड़ा इंटीग्रेशन होगा। क्यों, इस क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें इंटीग्रेशन क्यों होगा, तो बात को पहले तुम समझो। जैसे कि पहले क्वेश्चन क्या था कि जैसे ई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है मान लो, ठीक है। अब इसको मन में तुम डिफ्रेंशिएट करो, मतलब स्प्लिट करो, बहुत सारा पोर्शन में काटो, खच 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 काट दो। अब बताओ जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ अगर ए है तो सब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही है, यूनिफॉर्म है ना बाबू, यहाँ पे सब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ही होगा, ए ए ए ए। तो करंट जब जा रहा है तो पूरे कंडक्टर को छोटे छोटे स्लाइस में काटो, पीस में काटो, और सब का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए ए ए ए ए ए ए ए, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा है। और लेंथ कितना चला भाई, तो एल चला, तो सीधे बोल देते हैं रॉ एल बाई ए, रेजिस्टेंस, नो टेंशन, खत्म। लेकिन अगर बताओ अगर कंडक्टर ऐसा रहता, फ्रस्ट्रम टाइप ऐसा, अब बताओ क्या ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, यहाँ नॉन यूनिफॉर्म है ना। क्योंकि अगर यहाँ पे तुम इसको बहुत सारे पोर्शन में काटो, खट 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 खट, अब इसको बहुत सारे स्लाइस में काटो, मन में 3D में सोचना कि एकदम फ्रस्ट्रम है, अब बीच से कट, सोचो ना कि एकदम ब्रेड की तरह, ब्रेड को तुम काट रहे हो ऐसे, तो बहुत सारा स्लाइस मिलेगा ना, ठीक है। मान लो कोई किसी तरह का केक है, उसको काट रहे हो तो तुमको स्लाइस मिलेगा बहुत सारा। तो यहाँ पे एरिया देखो, फिर यहाँ एरिया देखो, अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हर स्लाइस का अलग अलग है, स्लाइस मैंने काटो, आराम से सोचो पहले, फिर हम तो बना देंगे तुरंत, पहले सोच लो डिफरेंट क्या, क्यों नहीं डायरेक्ट लिखाएगा रॉयल भाई ये, क्योंकि ए जो है इस केस में नॉन यूनिफॉर्म है, सारे स्लाइस का, सारे पार्ट का एरिया चेंज होते जा रहा है, अलग होते जा रहा है। तो ऐसे केस में अब क्या करेंगे भाई, ऐसे केस में करेंगे कि एक स्लाइस का एक्स दूरी पे वो स्लाइस लेंगे, उसका रेजिस्टेंस लिख देंगे और फिर इंटीग्रेट करके टोटल निकालेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म आ गया, वेरिएबल आ गया, अब कांस्टेंट नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। उस केस में सोचो मन में 3D में सोचना, हम बना रखा कि यहाँ पे नहीं, मन में 3D। अब सोचो, पहले एकदम सोच लो, उसके बाद तो हम बना ही देंगे। छोटा बनाओ पहले, ये ऐसे, ये ऐसे। अब सोचो क्या बोले, यहाँ से करंट घुस रहा है, यहाँ से करंट निकल रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो पहले करंट आगे बढ़ा तो ये मिला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, पाई क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ आर तो इतने हो जाएगा, फिर थोड़ा करंट आगे बढ़ा तो ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सोचो कि करंट आगे फैलते जा रहा है, तो जैसे जैसे करंट अंदर से बाहर की ओर फैल रहा है स्फीयर में, होलो स्फीयर में, वैसे वैसे आर बढ़ रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आर बढ़ते जाएगा, आर बढ़ते जाएगा, सेंटर से दूरी बढ़ते जाएगा, तो दूरी बढ़ते जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ते जाएगा। इसका मतलब यह है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है
वो बढ़ते जा रहा है, नॉन यूनिफॉर्म हो गया, वेरिएबल हो गया। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन और इसके बाद ये क्वेश्चन बताएंगे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत फेमस है। इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, तो ये थोड़ा कंपटीशन के लिए बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन एंट्रेंस एग्जामिनेशन में डायरेक्ट पूछेगा, तो इसीलिए बता दें। तो पहले देख लो भाई, ऐसा रहता तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता, लेकिन ऐसा और ऐसा रहेगा तो प्रॉब्लम क्या है समझ गए ना, नॉन यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नाउ वी कैन नॉट राइट the direct formula, we cannot use the formula directly. Now you have to do integration, take a part, take a element, okay? तो चलिए इसमें अभी इंटीग्रेशन में सब जानते हैं क्या करेंगे। सेंटर से x दूरी पे एक एलिमेंट चूज करेंगे, तो x दूरी पे जाओ भाई, एक एलिमेंट बना रहे हैं, चलिए कहाँ से, सेंटर से x दूरी पे गए और फिर dx आगे बढ़ गए, याद है ना, बहुत बार कर चुके हम लोग, x आगे जाते हैं फिर dx आगे जाते हैं, x dx मैंने क्या छोटा सा, तो हम लोग क्या किए, मन में स्लाइस काटे, बहुत सारा समझो परत है, एक स्फीयर का परत, फिर उसके ऊपर एक और स्फेरिकल परत लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, उसके ऊपर एक और लेयर, सारे लेयर का क्या होगा, रेडियस अलग अलग होगा, तो बीच में एक लेयर मन में सोच लिए कि स्फीयर 3D में एक लेयर बीच में यहाँ पे एक लेयर सोचे, ठीक है, उस लेयर का थिकनेस x मान लिए, तो इस लेयर का दूरी कितना है, सेंटर से दूरी है x और इसका थिकनेस कितना है dx, ठीक। तो यहाँ पे चलो ठीक, अब इसका रेजिस्टेंस लिखो, तो रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx, तो ये छोटा सा एलिमेंट चुन लिए, इसका रेजिस्टेंस छोटा सा dr होगा, dr माने क्या, छोटा सा रेजिस्टेंस। चलो अब इस पे फॉर्मूला लगाओ, इस पे लगा सकते हो फॉर्मूला, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रॉ, अब करंट यहाँ घुसा और यहाँ से निकला, हर जगह सोच सकते हो, करंट यहाँ से घुसा यहाँ से निकला, यहाँ से घुसा यहाँ से निकला, तो भाई करंट कितना लेंथ चला dx, कंपटीशन का है ध्यान दीजिएगा, और सरफेस एरिया कितना होगा, तो 4 पाई r स्क्वायर रॉ L बाई ए यूज कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर छोटा सा थिकनेस है, ठीक है, और 4 पाई x स्क्वायर, और dx तो एकदम नेग्लिजिबल है ना, वो तो एकदम नेग्लिजिबल लेंथ है, याद है ना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालो, बन गया सवाल खत्म, 2 स्टेप। टोटल रेजिस्टेंस इज R बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dr, चलो कांस्टेंट बाहर निकालो, रॉ बाहर आ गया, 4 पाई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन नीचे अंदर क्या बच गया dx 4 रॉ और 4 पाई बाहर आ गया, चलो अब dx बाई एक्स स्क्वायर, चलो यहाँ वेरिएबल क्या है x क्या है, रेडियस, कहाँ से कहाँ, r1 से r2, नहीं दिख रहा है कि सबसे पहला जो स्फीयर होगा कितना रेडियस का, r1, फिर वेरिएबल बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, अंत में कितना हो गया रेडियस r2, तो x क्या चीज़ है, रेडियस ही ना है, x रेडियस है, और कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, r1 से r2, चलो कर लो, अब तो तुमसे बन ही जाएगा सवाल, इंटीग्रेशन सबको आता है। चलो 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स, याद है ना पोलिनोमियल, इसको ऊपर ले जाओ, तो x के पावर -2, तो क्या करते थे, उसमें पावर 1 जोड़ देते थे, वही पावर नीचे बैठा देते थे, तो -1 बाई एक्स आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, r1 से r2 रॉ बाई 4 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा r2, तो -1 बाई r2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 बाई r1, देखिएगा थोड़ा सा लाइन कट गया, लेकिन हमको आपको दिख रहा होगा, बना दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 बार कट चुका है। अब इसी को सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो नीचे आपका हो जाएगा r1 इंटू r2 और e इधर चला जाएगा, तो r2 माइनस r1, सॉल्व कर लेना तुम, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का सॉल्व हो गया, रॉ बाई 4 पाई r2 माइनस r1 बाई r1 माइनस r2 आपका आंसर आ गया। तो इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करना, हो सकता है कि अंधेरा हो गया थोड़ा सा, जो फ्रस्ट्रम वाला सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है, इसको अभी ट्राई करना, फिर मिलेंगे। चलिए छोटी लाइन आ गया, देखिए आज ही करेंगे अब फ्रस्ट्रम वाला सवाल। अब देखो, अब
रॉ बाई 4 पाई, यहाँ तक तो सही किए थे ना, अपर लिमिट रखे थे, फिर माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट रखे थे, तो रॉ बाई 4 पाई अपने जगह पे, और ई R1 इधर आ गया तो माइनस R1 R2, सही है, सिंप्लीफाई सही किया। तो ये आपका सवाल बन गया, पहले इसको नोट करिए, फिर से नोट करिए जल्दी अच्छा से। लाइन डिस्टर्ब हो गया था, चलो जल्दी करो। तो समझ में आ रहा होगा क्यों इंटीग्रेशन लग गया भाई, क्यों पहले छोटा सा रेजिस्टेंस निकालना पड़ा एलिमेंट का, और फिर टोटल रेजिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट करना पड़ गया। ऐसा क्यों करना पड़ गया? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। और सीख भी लोगे तो अच्छा, हर साल सिखाते हैं, बहुत बच्चा को मजा आता है। कि नहीं सिखाएंगे तो फिर कुछ बच्चा व्हाट्सएप पे पूछेगा नहीं कि सर बताइए, तो उससे अच्छा कि अभी सिखा दो कंपटीशन के लिए। तो जिसको जिसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है वो सीखो कि कैसे एलिमेंट ले लिए, बाहर निकाल लिए एलिमेंट, उसका छोटा सा रेजिस्टेंस लिख दिया रॉ L बाई ए यूज करके, ठीक है ना। क्या यूज किए थे यहाँ पे, रॉ L बाई ए, रॉ L बाई ए यूज किए थे, और इसका रेजिस्टेंस लिख दिए, फिर इंटीग्रेशन कर दिए। चलो फर्स्ट टर्म वाला लेते हैं प्रॉब्लम, नोट कर लेना। चलिए आज ही करते हैं। फर्स्ट टर्म वाला सवाल इसको रब करते हैं। तुम लोग क्वेश्चन नोट कर लियोगे हॉलो स्क्वायर वाला, और देखना ये करंट कहाँ एंटर कर रहा है, कहाँ से निकल रहा है। देखिए एक और कंपटीशन का सवाल ये बताना जरूरी है, क्योंकि सब फिर पूछेगा ही हमसे, इसलिए हम पहले ही खुद बता देते हैं। फाइंड रेजिस्टेंस। अब देखना इस बार फर्स्ट टर्म है, देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म पढ़े थे ना 10th में ऐसे, और 3D में सोचना, 3D में मन में कि एक तरह का किस तरह का बाल्टी है और पूरा सॉलिड है, सॉलिड फ्रस्ट्रम है, ठीक है, सॉलिड फ्रस्ट्रम है, और यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से एक्सिस है, इस फ्रस्ट्रम का लेंथ L है, यहाँ वाला रेडियस A है, यहाँ वाला रेडियस B है, लेंथ L है, रेडियस A और B है, यहाँ का रेडियस और यहाँ का रेजिस्टिविटी रो है, और यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट निकल जाएगा, टर्मिनल है वो दोनों, सॉलिड फ्रस्ट्रम है, ठीक है, सॉलिड फ्रस्ट्रम है। मतलब देख लो कंडक्टर कैसा है। तो अब कंडक्टर सीधा सीधा ऐसा नहीं है, ये कंडक्टर नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है अब एरिया। अब यहाँ एरिया स्लाइस करेंगे तो क्या चाहिए, बढ़ते जा रहा है एरिया। अब कैसे निकालेंगे भाई इस कंपटीशन के सवाल को? तो देखिए यहाँ पे भी सब बच्चा आप समझ चुका है कि छोटा छोटा स्लाइस में सोचेंगे। आओ देखो यहाँ पे थोड़ा बड़ा फिगर बनाएंगे समझाने के लिए। चलो थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। क्या बोले थे भाई कि एक स्लाइस काट ले, आप मन में समझना, ही सर्कुलर होगा, मन में काटो इसको स्लाइस, खच 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 खच, तो सब सर्कुलर पार्ट ना आएगा। 3D में सोचो, सब सर्कुलर पार्ट होगा, ये सर्कुलर पार्ट होगा, सर्कुलर एलिमेंट होगा ये ना कि यहाँ पे देख लेना प्लेन में, दिमाग लगाना ही मत 3D में, क्योंकि फ्रस्ट्रम है ना भाई, तो इसको चाकू से काटते जाओ तो सब सर्कुलर सर्कुलर पार्ट मिलेगा, लेकिन सबका एरिया क्या होगा, ज़्यादा होते चल जाएगा, ठीक, सर्कुलर पार्ट होगा। अब कितना दूरी पे, तो यही ओरिजिन मान लो कि यहाँ से कितना दूरी पे, x दूरी पे, और फिर थिकनेस कितना ले लेंगे, dx, पीछे भी यही ना किए थे, x दूरी पे जाते हैं dx ले लेते हैं, ठीक। अब मान लेते हैं इसका जो रेडियस है ये r है, तो इसका एरिया अगर हम पूछेंगे, इसका एरिया बताओ, छोटा सा एरिया जो भी होगा, तो पाई r स्क्वायर dA, क्योंकि तो सर्कुलर हम बता दिए, मन में सोचो, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचो, बताते हैं क्यों ऐसा किया। अब सब जानना है कि ये वाला दूरी है a, ये यहाँ से पूरा यहाँ तक दूरी है b, यहाँ तक ये a है और ये b है और ये r है, ये r है, और इस एंगल को भी थीटा मान लो, बताते हैं क्यों ऐसा। चलो आप पहले लिखो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट कौन है, यही जो पेंट किए, ये एलिमेंट है जो काटे हैं, बहुत सारा एलिमेंट है। एलिमेंट माने क्या, पार्ट, बहुत सारा स्लाइस है, तो एलिमेंट ऑफ स्लाइस भी लिख सकते हो। एलिमेंट, रेजिस्टेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ लेंथ dx इज, चलो dr छोटा सा, रॉ L बाई ए, तो रॉ L बाई ए
नहीं समझ में आया। रॉ एल, एल कितना का करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट कितना लेंथ चला, डी एक्स लेंथ, यही ना डी एक्स है। रॉ एल, अब भाई करंट जब ऐसे आएगा तो उसको एरिया जो दिखा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो दिखा होगा वो पाई आर स्क्वायर दिखा होगा। तो मन में देखो हम बहुत अच्छा से बता रहे हैं कि करंट कितना लेंथ चला भाई, तो डी एक्स लेंथ चला। जब करंट आया तो उसको जो फेस एरिया दिखा वो कितना दिखा, तो पाई आर स्क्वायर दिखा। ठीक है, तो रॉ डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर, ये आ गया फर्स्ट स्टेप। अब सब बच्चा समझ गया कि यहाँ पे अब लिखेंगे टोटल, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे इसको यहाँ लिखते अच्छा लगेगा, रॉ डी एक्स बाई पाई आर स्क्वायर। प्रॉब्लम क्या है ना बाबू, यहाँ दो वेरिएबल है, इंटीग्रेशन आसानी से नहीं होगा। यहाँ एक्स भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है। क्यों, क्या कि जैसे जैसे तुम काटोगे स्लाइस, ध्यान देना, थोड़ा ज़्यादा देर तक समझाते, बनता ही सब सवाल 10 सेकंड में। मेरा आदत है थोड़ा पूरा सोचवा देना। तो अब इसको काटते जाओगे जब ऐसे, तो x तो बढ़ते जा रहा है यहाँ से, इसका x तो बढ़ते जाएगा जैसे जैसे दूर जाओगे यहाँ से दूरी, और रेडियस भी तो बढ़ते जा रहे हैं। x और r दोनों वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, बाप रे। दो वेरिएबल में हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन का नियम है कि वो एक ही वेरिएबल में होता है, तो हम लोग को x और r में एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा ज्योमेट्री की मदद से। ठीक है, तो क्या करते हैं, तुम देखो इस ट्रायंगल में, देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर तुम देखते हो तो हम लिख सकते हैं, देखो तो r माइनस ए tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, दो बार। अब एक बार इस ट्रायंगल में tan थीटा परपेंडिकुलर r माइनस ए बाई बेस x, और एक बार इस बड़े ट्रायंगल में देखो, बड़े ट्रायंगल में b माइनस ए परपेंडिकुलर बाई बेस l। अगर इस ट्रायंगल में देखते हो तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ई पूरा r है, ई ए है, तो ये कितना होगा r माइनस ए बाई बेस कितना होगा x। इस बड़े ट्रायंगल में देखते हो तो ये कितना होगा b माइनस ए, क्योंकि ये पूरा b है और ये a है, तो ये कितना होगा b माइनस ए, ये वाला, ये कितना होगा b माइनस ए, और ये वाला दूरी कितना होगा, अभी ना बताए थे l होगा ये दूरी पूरा। तो यहाँ tan थीटा दो बार लिख सकते हैं हम लोग, एक बार इस ट्रायंगल में, एक बार इस ट्रायंगल में। कोई बच्चा बोलेगा सर सिमिलर ट्रायंगल भी कर सकते थे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है। देखो भाई, जिसको एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है ध्यान दो, सीखो। अब x निकालो यहाँ से, मान लो हम x को एलिमिनेट करें या r को एलिमिनेट करें, किसी एक को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्योंकि दो वेरिएबल में हम एक ही वेरिएबल में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लो x को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो x हम इधर ले आएंगे। चलो x हम इधर ले आए, अब इसको x हम इधर ला के अकेले कर दिए, इसको नीचे ले गए, तो क्या हो जाएगा r माइनस ए, ये देखो x इधर चला गया, बाई r माइनस ए एल बी माइनस ए, सबको दिख रहा है ना। ठीक, अब चलो कांस्टेंट को इसी को अरेंज करके लिख देते, अच्छा से लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, बी आर एक्स बराबर एल बाई बी माइनस ए, जो कांस्टेंट है एल बाई बी माइनस एक जगह कर दिए और आर माइनस ए को एक जगह लिख दिए, मतलब इसी चीज को दोबारा लिख दिए। यहाँ वेरिएबल दो है, याद रखना एक्स और आर। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स बराबर एल बाई बी माइनस ए इंटू डी आर, तो ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, तो इसी को डिफरेंशिएशन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो चलो डी एक्स की जगह एलिमिनेट करो, इसी को हम लिख रहे हैं आर रॉ बाई पाई आर स्क्वायर। अब डी एक्स की जगह मैं बोलूँ एल बाई बी माइनस ए इंटू डी आर। अब सवाल बन गया, देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस इंटीग्रेशन ऑफ छोटा सा रेजिस्टेंस, तो रॉ बाहर, एल बाहर, पाई बाहर, बी माइनस ए बाहर, अंदर बच गया क्या डी आर बाई आर स्क्वायर। आर क्या चाहिए, रेडियस। सबसे पहला स्लाइस का रेडियस क्या होगा ए, काटते 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 अंतिम स्लाइस का क्या होगा बी, तो ए से बी, क्योंकि आर के टर्म्स में आ गया पूरा इंटीग्रेशन। देखा कैसे एक्स को एलिमिनेट कर दिया ज्योमेट्री से और आर के टर्म में आ गया। तो चलो रॉ एल बाई पाई बी माइनस ए, बी माइनस ए, चलो इसका इंटीग्रेशन फिर बोलो -1 बाई आर, ए से बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो रॉ एल बाई पाई बी माइनस ए -1 बाई बी माइनस माइनस प्लस 1 बाई ए, अपर लिमिट रखे माइनस माइनस प्लस लोअर लिमिट रखे। सॉल्व करोगे तो रॉ एल बाई पाई बी माइनस ए, चलो नीचे ए बी
बी माइनस ए, वाह बहुत सुंदर, बी माइनस ए बी माइनस से कट गया, तो रॉ एल बाई पाई ए बी। देखिए जो मेडिकल के स्टूडेंट है, जो बायो के स्टूडेंट है और एंट्रेंस एग्जाम देना है उनको मेडिकल का एग्जाम, तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म वाला बहुत फेमस सवाल है। इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, याद कर सकते हैं, रॉ एल बाई पाई ए बी, रॉ एल डिवाइडेड बाई पाई ए बी। कैसे प्रूवमेंट पर वो भी बता दिए, तो कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था। यहाँ बस समझना क्या था ना कि दो वेरिएबल आ गया था, एक्स और आर दोनों, तो हम लोग जियोमेट्री के मदद से एक वेरिएबल को हटा दिए, यही प्रॉब्लम था यहाँ पे। और उसको जैसे ही उस प्रॉब्लम को किए खत्म, उसके बाद यहाँ से बहुत ईजी स्टेप है, मतलब ई बहुत ईजी है। यहाँ तक बच्चा को बस इस स्टेप से ई स्टेप के बारे में सोच रहा है कि जो हम डी एक्स को एलिमिनेट किए ना, क्यों किए बता दिए, क्योंकि एक्स और आर दो वेरिएबल था और इंटीग्रेशन एक ही वेरिएबल का होता है, नियम है, रूल है। तो ये क्वेश्चन हम इसलिए बता दिए क्योंकि बहुत बच्चा फिर व्हाट्सएप पे पूछता, तो उससे अच्छा पहले ही बता दो जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है। बाय द वे बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन कंपटीशन के बच्चों को ये जानना जरूरी है, क्योंकि फेमस क्वेश्चन है, एच.सी. वर्मा का 10 नंबर क्वेश्चन है। एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 9 या 10 होगा, आप देखिएगा, एच.सी. वर्मा में क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म का, ठीक है। तो देखो अगले क्लास में हम लोग फिर कुछ डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे, फिर ओम्स लॉ का प्रूवमेंट करेंगे, ओम्स लॉ का लिमिटेशन भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो एक क्लास तो वो होगा, फिर उसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पे निर्भर कैसे करता है, और उसके बाद जिसका बहुत बच्चा वेट कर रहा है, किरचॉफ्स लॉ। तो किरचॉफ्स लॉ हम लोग इस वीक में कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी शुरू करने का, ताकि एक बार किरचॉफ्स लॉ पढ़ लिए तो पीछे जितना कैपेसिटर सर्किट भी था चैप्टर 2 में, ठीक है, और जितना रेजिस्टर सर्किट है सब तुरंत सॉल्व होता है किरचॉफ्स लॉ से, कोई भी सर्किट सॉल्व हो जाएगा किरचॉफ्स लॉ से, ठीक है। तो पढ़ेंगे, पहले मेहनत करते रहिए, ठीक है, बाय बाय।